हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो होंगे जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, 80 to 90% सिलेबस भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। यू नो द ड्रिल, हमें पता है बहुत अच्छे से। जब आप एक नोट परचेज करते हो तो आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली कॉस्ट हमने रखा है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स खरीदोगे तो आप 40 रुपीज़ पर नोट्स प्रोवाइड करोगे। 5 to 6 अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो 5 खरीदोगे तो 4 का पे करोगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 खरीदोगे तो 5 खरीदने हैं और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं पे करना है तो गिव अवे ऑफर एक हम चला रहे हैं। गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि मैं वीडियो के दौरान कहीं पे भी आपसे ना 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है, बिल्कुल सही। जो भी पर्सन सबसे पहले सबसे सही जवाब देगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट के नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप यहाँ पे जाके रिजल्ट देख सकते हैं। एंड लिमिटेशन क्या रहेगी कि सबको नहीं मिलेगा, ये पहले 3 लोगों को ही मिलेगा, पहले 3 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको रेडी रहना है, अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड एग्ज़ाम में यही आएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू टैक्स रिजाइम, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजाइम। भाई, नया टैक्स रिजाइम क्या है, नए टैक्स के क्या क्या रूल्स निकले हैं और वो पुरानी वाली से कैसे अलग है। ये क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल में था कि कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ था और कहा था कि न्यू टैक्स रिजाइम के बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम से ये कैसे अलग है और कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। टैक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, टैक्स रिजाइम टैक्सेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल डेवलपमेंट में। आप सबको पता होगा कि जो भी इनकम आप लोग जो है गेन करते हैं, जो भी आप लोग इनकम अपनी अर्न करते हैं, उसमें से 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है आपको, राइट। ठीक है, तो वो कुछ लिमिटेशंस होती है कि किसको कितना करना पड़ेगा, लेकिन एक टैक्स जो है आप सभी पे करते हैं। किस लिए? वही टैक्स से जो है बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। गवर्नमेंट हमारी ये जो हमारी रोड्स बिल्डिंग होती है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये सब हमारी टैक्स के बेसिस पर ही होती है। टैक्सेशन इंडिया सिस्टम जो है इंडिया के अंदर वो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स में जा चुका है, यानी कि ओवर द टाइम इसके जो रूल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। वन सच मेजर रिफॉर्म इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। और सबसे मेजर है कि नया टैक्स रिजाइम को जो है डेवलप कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही नए टैक्स रिजाइम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको अपोज भी किया था, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। जो कि टैक्स पेयर को विद एन ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा टैक्सेशन का, उससे काफ़ी अलग है। At the same time, Indian taxation can be broadly classified into direct and indirect taxes. अब ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी होते हैं। अब नया टैक्स रिजाइम कहता क्या है? नया जो टैक्स रिजाइम है उसे यूनियन बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड मेड द डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर द असेसमेंट ऑफ 2025 विद एन ऑप्शन टू चूज अदरवाइज। और ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया था 2024 और 2025 के लिए। ठीक है, अब चूजेज एम्स टू सिंप्लीफाई इनकम टैक्स स्ट्रक्चर यूज अंडर दिस रिजाइम टैक्स पेयर्स आर ऑफर्ड लोअर टैक्स प्लान tax slab rates but must forego most exceptions and deductions such as house rent allowance, leave travel allowance, section 80C deduction and standard deduction with limit exceptions। कुछ एक्सेप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अर्न करने वाले लोगों को पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब नए टैक्स स्लैब क्या कहता है? लोअर एंड मोर टैक्स स्लैब्स विद रिड्यूस रेट्स।
ठीक है। नो रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड टैक्स कैलकुलेशन एंड सुटेबल फॉर टैक्स पेयर विद इन फ्यू डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या कहता है, ये ट्रेडिशनल स्लैब सिस्टम को फॉलो करता है। हाँ, तो जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है वो एक ट्रेडिशनल स्लैब सिस्टम को फॉलो करता है, जो कि अलाउ करता है एग्जम्पशन और डिडक्शन को टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और ये आते हैं सेक्शन 80C, ये आपको बहुत अच्छे से मेंशन करना है। ठीक है, 80D एंड HRA के अंडर में आता है। ठीक है, LTA होम इंटरेस्ट एंड स्टैंडर्ड लोन डिडक्शन के लिए। ठीक है, फीचर्स क्या है, हाई टैक्स रेट कंपेयर टू द न्यू रेजाइम। न्यू रेजाइम में हमारे टैक्सेस को कम किया गया है, जबकि पहले क्या थे, हमारे हाई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मल्टीपल एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अवेलेबल, एनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो किया जाता था। ठीक है, सुटेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड टैक्स पेयर्स विद इन सिग्निफिकेंट डिडक्शन। अब न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या फ़र्क है, तो नए टैक्स रिजाइम और पुराने टैक्स रिजाइम में क्या फ़र्क है। टैक्स रेट्स न्यू टैक्स रिजाइम में तो कम किए गए हैं, पहले ज़्यादा थे। एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या है, मोस्टली नॉट अलाउड थे, वाइडली अलाउड थे। ठीक है, आप डिडक्शंस को और एग्जम्पशंस को जो है क्लैरिफाई कर सकते थे, यानी कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते थे, तो आपके पास ऑप्शन था। ये सिंपल है, पहले कॉम्प्लेक्स था। नेसेसरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर नेसेसरी था टैक्स सेविंग के लिए। अगर भैया आपको अपना टैक्स सेव करना है तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। सुटेबल फॉर टैक्स पेयर्स विद इन फ्यू डिडक्शंस, टैक्स पेयर्स विद मैनी डिडक्शंस। डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इनकम टैक्स है। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है और वेल्थ टैक्स है। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या रहेंगे, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, बर्डन बोर्न बाय द सेम पर्सन हु पेज द टैक्स, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। ठीक है, ये 2017 में लागू किया था GST, आई होप आपको पता होगा। कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी लार्जली सबमर्ज्ड बाय GST। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड एंड easy to collect, paid by the consumer through the higher prices। प्राइस बढ़ गया है, GST आया, चीज़ों का प्राइस बढ़ा। ठीक है, नेचर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्शन जो है, इनडायरेक्ट होता है भी आप गुड्स एंड सर्विसेज वाले को पे करते हो, आगे वो उनका काम होता है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, वो ओके हाँ। इम्पैक्ट प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द एक्सपेंस मैनेजमेंट। आपको अपना एक्सपेंस मैनेज करने के लिए क्या 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 स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, देखो एक्सपेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, एक्सपेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई आपके पास ना हर महीने कुछ सैलरी आ रही है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है भाई आपके पास जो कैपिटल आ रहा है आपको ना उसका एक प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। आप लायबिलिटी कब बन जाते हो, जब आप कमा तो 10,000 रहे हो लेकिन आपका खर्चा है जो है 12,000 का, उस टाइम पे आप जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने फाइनेंसिस को, आप लॉस करोगे और फिर आप डेप्ट में जाओगे। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या कहता है कि भाई आप जितना कमा रहे हो ना उसके अंदर आपको 50-30 और 20 रूल लगाना चाहिए। ये 50-30-20 रूल क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्च करने के तरीके को आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको क्या खर्चा होता है, कितना आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये क्यों करना चाहिए हमें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अवॉइडिंग डेप्ट ट्रैप्स, डेप्ट में ना जाने के लिए। अचीविंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बिल्डिंग सेविंग एंड इमरजेंसी फंड्स। असेसमेंट ऑफ इनकम, जैसे मैंने बताया कि पहले आप देखो कि आप पैसा कितना कमाते हो, हाउ मच मनी यू अर्न। ठीक है, अपनी सैलरी देखो, बिजनेस इनकम देखो, इंटरेस्ट देखो, जो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, फिर आइडेंटिफाई करो कि भाई आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, कि इतना तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आपका रेंट है 5,000, तो यहाँ पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकती, ये आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और हेल्थ के लिए आप जो आपकी ग्रोसरीज हैं ये सब आपकी एक फिक्स्ड है। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होंगे,
फूड, यहाँ पे कौन सा फूड है, बाहर का फूड, नेसेसरी नहीं, ये जो आप अननेसेसरी खाते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बचा सकते हो। ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो पैसा बचाने के लिए। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, लग्जरी परचेजेस, इन सब को आप कंट्रोल में कर सकते हो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। प्रिपरेशन ऑफ बजट, अब अपना बजट प्रिपेयर करो। 10,000 कमाते हो, 8,000 तो आपका लगता ही लगता है। वो जो 2,000 बचा है उसको किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे, कहाँ पर उस पैसे को रखोगे, कहाँ पर कैसे सेव करोगे कि आप जो है बजटिंग कर सको अपनी। ठीक है। प्रायोरिटाइज द एक्सपेंसेस, पहले उन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है जो ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे खाना, ठीक है, हेल्थ केयर, ये सब जो है ज़रूरी है। ठीक है। और ये नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे लग्जरी एक्सपेंसेस, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो। आपको पता होना चाहिए कि आप डेली कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर आप डेली जो है आपने खाना खा लिया लेकिन आपको कुछ मीठा खाना है तो आपने सोचा कि मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, ये भी एक अननेसेसरी एक्सपेंस है। अगर आप सोच रहे हो कि 50 रुपये की आइसक्रीम से क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप एक महीने डेली अगर आप 50 रुपये लगाते हो तो सोचो आप कितना पैसा लगा रहे हो। ठीक है। तो इसी कहते हैं कंपाउंडिंग। जब आप यहीं पे इसी 50 रुपये को नहीं खर्च करोगे तो आप जो है उसको सेव करोगे और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो बड़ी अमाउंट में। ठीक है। कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस मत करो। जैसे कुछ भी अचानक से खरीद लिया, वो होता है ना कि इंस्टेंटली आपने कुछ अच्छा लगा और आपने खरीद लिया, जो कि एक इम्पल्सिव परचेजिंग होती है। इम्पल्सिव परचेजिंग, देख लिया अच्छा लगा खरीद लिया जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है। लग्जरी स्पेंडिंग आप कर रहे हो, आप होटल्स में जा रहे हो, स्पा ले रहे हो, ये सब एक अननेसेसरी एक्सपेंस है जो कि एक लायबिलिटी है राइट नाउ आपके लिए। ठीक है। सेटिंग फाइनेंशियल गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं भाई, आपको मान लो कि आपको करना है कि मुझे 1 साल के अंदर एक लैपटॉप खरीदना है। ठीक है। ये बहुत छोटा गोल हो गया। जैसे मान लो आपको एक कार खरीदनी है तो आपको लगा कि 1 साल के लिए मुझे कार खरीदना है तो आप उसके लिए इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। वैसे लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं कि आने वाले 10 साल में आपको ना एक जो है मान लो कि 5 BHK का घर चाहिए। ठीक है। या फिर आपको जो है एक बिल्डिंग परचेज करनी है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे करना है। फिर उसके बेसिस पे आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करोगे और फिर आप इंश्योर करोगे कि आप उसको जो है इन्वेस्ट करो। ठीक है। क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई भी मेडिकल एमरजेंसी आ गई, जॉब लॉस हो गया, तो आपके पास 5 से 6 महीने का कैपिटल होना चाहिए कि आप बिना इनकम के भी सर्वाइव कर सको। उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है। अचानक से आपके घर में मैरिज आ गई तो आपको शॉपिंग करने जाना पड़ा, 1-2 लाख का खर्चा वही हो जाता है। तो इसे हम जो है इमरजेंसी फंड कहते हैं कि आप इंस्टेंटली उस चीज़ को, उस पैसे को आप निकाल पाओ और उसे यूज़ कर पाओ, उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, अब आपने जो भी आपने यहाँ पर इनकम कर रहे हैं, आप इनकम जो भी आपकी आ रही है वहाँ पर आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपका खर्च कितना जा रहा है, ओवर द टाइम आपका खर्चा कम हो रहा है या बढ़ रहा है। और आपको उसे जो है उस चार्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के साथ। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। कंक्लूजन आई होप आप कर लोगे। ये यहाँ पे ऊपर जो आपने पढ़ा बिल्कुल वही है। ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो, आपने जो यहाँ पर आप जो है फाइनेंशियल स्किल के बारे में लिख दो। ठीक है। क्या क्या आपको मेजर्स लेने चाहिए, जैसे आपको अपनी है ना अगर आपको सेव करना है, अगर आपको अपनी एक्सपेंसेस को मैनेज करना है तो आपको जो है सोच समझ के जो है परचेजिंग करनी पड़ेगी। आप जो है कॉम्प्लेक्स परचेजेस नहीं कर सकते, आप लग्जरीज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहीं पे लिखनी होती है। ठीक है। यहाँ पर बजटिंग के लिए आपको जो है मॉनिटर करना पड़ेगा अपनी एक्सपेंसेस को, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो जब आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो। डिजिटल पेमेंट कैसे आता है, यूपीआईज के द्वारा, बैंकिंग की तरफ से आप जो अपना पेमेंट कर रहे हो वैसे। तो ये जो बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, जो यूपीआई पेमेंट्स है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, ये एक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला सेक्टर है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास रिस्क आते हैं साइबर सिक्योरिटी के। बहुत सारे क्राइम्स अगर आप ओवर द टाइम देखोगे तो आपको पिछले 1 महीने के अंदर भी बहुत सारे डिजिटल क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इनसे आप कैसे बच सकते हो। डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से।
विदाउट यूजिंग द फिजिकल कैश। बिना फिजिकल कैश किए आपको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी पेमेंट्स को भेज रहे हो। सबसे पहले होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या करना है, आपको अपना कार्ड इंसर्ट करना है और आपको पैसे दे देने हैं। अदरवाइज आप उसी कार्ड को अपने किसी भी मोबाइल ऐप यानी कि गूगल पे या फिर फ़ोन पे इन सब से यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, बैंक की तरफ से आपको कार्ड मिलेगा, उसमें एक लिमिट होती है, कोई भी लिमिट आप डिफाइन करोगे और उस लिमिट के अंदर अंदर आपको कभी भी कहीं पे भी जो पेमेंट करनी होती है वो आप कर सकते हो। यूपीआई आज के टाइम पे सबसे बड़ा तरीका है फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब पे करने का। इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर हर एक बैंक की आजकल लगभग हर बैंक का जो है अपना एक ऐप आ चुका है इंटरनेट पेमेंट के लिए। जैसे एसबीआई का योनो एसबीआई आ चुका है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक का, वैसे ही आईसीआईसी बैंक का है ना। तो ये सभी बैंक। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, यहाँ पर बैंक सर्विसेज जो है फ़ोन एप्लीकेशंस के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल वॉलेट्स क्या होते हैं कि आप ना हर महीने अपनी फ़ोन की ऐप के डिजिटल वॉलेट के अंदर कुछ पैसे डालते हैं। अब जब आपके पास इंटरनेट ना भी हो तब भी आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। आधार इनेबल्ड पेमेंट स्कीम, ये जो है आधार नंबर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि आपके अंगूठे के साइंस, इन सब की मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, मेजर टाइप होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम बैंकिंग है और टेलीफोन बैंकिंग है, ठीक है। और ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर थ्रेट्स कौन से होते हैं, फिशिंग, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, किसी और का आधार लेके किसी पर्सन ने लोन ले लिया और अब जिसका आधार कार्ड था उसको पे करना पड़ेगा वो लोन, वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकिंग करना, किसी के फ़ोन में हैक करके, वो आजकल बहुत चल रहा है ना कि आपके किसी के फ़ोन में मैसेज आ गया, उसने उस मैसेज पे क्लिक कर दिया तो सारे पैसे गायब हो गए, वो होता है हैकिंग करना, ठीक है। फेक पेमेंट लिंक्स यानी कि कॉल करके बता देना कि गलती से पैसे आ गए, वो आपको पेमेंट लिंक भेज देगा और वो आपके सारे पैसे ले लेगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये पासवर्ड बहुत ही यूनिक होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपनी ओटीपी कैसे भी किसी को भी ऐसे ही नहीं दे देनी आपने कि ओटीपी मांग रहा है तो दे दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। अवॉइड शेयरिंग ओटीपीज पिन्स, अपने पिन नंबर, कार्ड की डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं करना होता। सिक्योर वेबसाइट्स को यूज़ करो, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वही वेबसाइट्स को यूज़ करो, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स, अपना बैलेंस चेक करते रहो। किसी ने अगर आपको बोल दिया कि आपके बैंक में मेरे पैसे चले गए हैं तो उसकी बात नहीं माननी, आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है फ़ोन पर, आपने चेक करना है कि आपके पास ऐसी कोई अमाउंट आई है क्या, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ भी एक बार हो चुका है ऑनेस्टली। मुझे किसी ने कॉल किया, दे सेड दैट हम आपके पास हमारे पैसे चले गए हैं, और उन्होंने मैसेज कर दिया मेरे पास कि देखो आपके पास मैसेज भी आया होगा। मैं उस बात पे आपने यकीन नहीं करना है, मैंने अपना प्रॉपर यूपीआई से मैंने अपना बैंक खोला, मैंने अपना बैलेंस चेक किया, जितना था उतना ही मेरा बैलेंस था, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा। और पब्लिक वाईफाई को आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। आप कभी भी किसी भी कैफ़े में जाते हो, होटल में जाते हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई प्रोवाइड करते हैं और वो एक सबसे बड़ा नेट है, जाल है आपको फंसाने का, ठीक है। कंक्लूजन आप लिख लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोफर्ड बाय द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज देयर फाइनेंसेस। भाई आपको कितने कितने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो, इन्वेस्टमेंट जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है, बैंक डिपॉजिट्स, सबसे पहले तो आपको फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये आपको कुछ पैसे जमा करते हो और आपको एक जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि हम आपको इतने इंटरेस्ट पे देंगे, और फिर आपका कंपाउंडिंग होती है और आपका बढ़ता है, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये होता है बिजनेस ओनर्स के लिए, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट से यहाँ पर ज़्यादा रेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और ये सबसे ज़्यादा रहती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आरओआई इनको ज़्यादा मिलता है। तो इनके लिए एक तो पीपीएफ है, किसान विकास पत्र भी है,
ठीक है। सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये कुछ स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है। आपकी हर किसी के आसपास एक पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पर आपको सारी स्कीम्स पता लग जाएगी। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपको मैरिज इंश्योरेंस मिलता है, आपको नहीं सॉरी मैरिज इंश्योरेंस नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपको कार इंश्योरेंस मिलता है आपकी कार के लिए, ठीक है। और ये सब होते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी के लिए, डेप्ट के लिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट आपको देते हैं, कुछ प्रिंसिपल इनकम अपने पास रखते हैं। शेयर एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि वो डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और फिर आपको जो है हाई प्रोफाइल रिटर्न मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जितना हाई आप रिस्क लेते हैं उतना हाई रिटर्न होता है, जितना लो रिस्क लेते हैं उतना लो रिटर्न होता है, ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट एंड आर सुटेबल फॉर इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। पेंशन एंड रिटायरमेंट स्कीम्स लाइक नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए ओवर द टाइम, ठीक है। गोल्ड एंड रियल इस्टेट, गोल्ड फिजिकली या फिर डिजिटल एंड रियल इस्टेट ट्रेडिशनल, ये एक रियल इस्टेट और गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि पैसा कलेक्ट करता है मल्टीपल इन्वेस्टर्स से और फिर उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर जो रखा जाता है एज अ स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्लान में कैसे काम करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? एक बहुत ही अच्छी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी 20% सेविंग्स है तो उसको एक जगह पे नहीं रखो, एक ही कंपनी में नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क तो होता ही है, ठीक है। अगर आपने लगा दिया, सारे ही पैसे डूब गए, फिर क्या? फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। तो इसका क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास अगर 20% आपकी सेविंग्स है तो आपको हर जगह पे अलग अलग तरीके से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपके यहाँ पे और यहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो कम से कम आपको यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको जो है अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओवर द टाइम चेंज करना चाहिए क्योंकि मार्केट डेली बदलती है, ठीक है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस डेली ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको जो है वीक में एक बार, डेली नहीं करना चाहिए लेकिन वीक में आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो एंड उसके बेसिस पे अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, म्यूचुअल फंड जो वो अलाउ करता है आप छोटी से छोटी अमाउंट से भी जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी, मोस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, ये आपको एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दिए जाते हैं, आप आसानी से एंटर या फिर एग्जिट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखकर आप जो है इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशंस, म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेबी क्या है? सेबी एक बैंक है, ठीक है। ये सब सेबी रेगुलेट करता है और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत रखता है क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। इनकम टैक्स आपको खुद कुछ चीज़ें अलाउ करता है जहाँ से आप अपना टैक्स कम कर सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युइटी, ठीक है। Explain the concept of annuity. If the rate of interest is 6% per annum, 900 is paid at the end of each years for 2 years. Find the amount and present value of the annuity. ठीक है। तो in financial planning and investment decision, the concept of annuity plays very important role. Annuity are commonly used for retirement planning, insurance policies, pension schemes and long term investment. ये एक स्कीम है जिसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के लिए, दे हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड हाउ रेगुलर पेमेंट ग्रो ओवर टाइम। एन्युइटी जो है वो हेल्प करता है कि आपको क्या बताने में हेल्प करता है कि आज आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, मान लो कि आपने कोई रियल इस्टेट जगह खरीदी है, आपने कोई फ्लैट खरीदा है, एन्युइटी क्या करता है, वो फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो आपको एक कैलकुलेट करके बताता है। इसे कहते हैं फ्यूचर एन्युइटी। और एक होता है प्रेजेंट एन्युइटी कि आज जो फ्यूचर में जो चीज़ आप खरीदोगे उसका प्रेजेंट में क्या रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है।
ये क्या करता है, एन्युइटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट अ रेगुलर इंटरवल्स ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द पेमेंट्स आर मेड एट ईच एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युइटी। ऑर्डिनरी एन्युइटी क्या कहता है सॉरी, जब आप पेमेंट जो है एट द एंड ऑफ करते हो, महीने की आखिरी में जब आप 30 या 31 तारीख को अपना पेमेंट करते हो तो उसे ऑर्डिनरी एन्युइटी कहा जाता है, ठीक है। और अमाउंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी प्रेजेंट वैल्यू, अब मैंने आपको अभी बताया जो फ्यूचर क्या क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू 1 + i टू द पावर n -1/i, ठीक है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू रहेगी पी वी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 + i इंटू 10 टू द पावर सॉरी i टू द पावर -n/i। आर है एनुअल पेमेंट, ठीक है। अच्छा आई है सॉरी आर है एनुअल पेमेंट, आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड एंड एन है नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें केस 1 क्या दिया गया कि 900 रुपये 2 साल तक 6% रेट पर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आई है हमारी 1854, ठीक है। अब उसकी प्रेजेंट एन्युइटी कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी के अभी फॉर्मूला देखा था आर इंटू वन -1 + r टू द पावर -n/i, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हमें 500 पर एनुअली फॉर 12% और फिर हम उसकी वो निकालेंगे, ठीक है। कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे। रवि ने 60,000 रुपये एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में लगाए विच pays half yearly interest. He has investment option under which the amount becomes 85,413. Calculate the annual rate of interest offered by the bank, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या है 60,000 है। अमाउंट मेच्योरिटी क्या हुई, उसको इंटरेस्ट देने के बाद कितना अमाउंट मिल रहा था 85,000। कंपाउंड कब होता है, हाफ ईयरली होता है, एवरी 6 मंथ्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है 30 साल की। तो हम क्या करेंगे, एन्युइटी निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन हमने करना है और फिर एनुअल रेट हमारा है 12%। तो हम क्या करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हुई 75,000 की, मेच्योरिटी वैल्यू 1,02,345, इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली और इन्वेस्टमेंट पेड एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना वैल्यू निकालेंगे। मंथली जो इंस्टॉलमेंट हुई है वो हमारी 1,02,345 रुपीज़ की हुई है। सब्सटीट्यूशनल वैल्यूज़ हमारी 7.88 की हुई है। तो हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगा, सिमिलर टू 8% पर एनम। 8% PA होता है पर एनम, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की जिंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस कैसे महत्व रखती है, ये हमसे पूछा गया है। तो आज की अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल्स को अलग अलग तरीके के रिस्क जो है झेलने पड़ते हैं। इलनेस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जॉब चली गई, मार्केट फ्लक्चुएट कर गई, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप जो है वो डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। आप अपनी 50% इनकम को जो है घर खर्चे के लिए रख रहे हैं, 30% आप सेव कर रहे हैं, 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये था 50-30-20 रूल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या कहता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। देखो इंश्योरेंस क्या होता है भाई, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप उसको कुछ पैसे देते हो, वो बदले में आपको जो है मान लो कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली है, ठीक है, आप उसको पे करोगे और जब आपको हेल्थ में कोई दिक्कत आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपका वो पैसा पे करेगी। गुड फेथ होती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा मिलता है और रिस्क पूलिंग भी बहुत अच्छी खासी रहती है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का क्या रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंडर ना कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप उन्हीं में से किसी भी हॉस्पिटल XYZ हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, ठीक है। आपने बस दिखाना है अपना कार्ड कि मेरी जो इंश्योरेंस मेरा जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और फिर वो डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी W बैंक में W हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जो इससे लिंक्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
पहले आप अच्छे से एडमिट हुआ हो, आप अपना इलाज करवा पाओ, वहाँ से फिर आप अपनी जो है रिसीट ले आओ कि आपका कितना खर्चा हुआ था। ये आपको फिर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में देना है, वो वेरीफाई करेंगे और वहाँ से फिर वो आपको पे कर देंगे। ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स, प्रीमियम पेड टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम ले रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन भी लगा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के मदद से। एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर, आपको अच्छी खासी क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी, और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना पड़ता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड, अगर आपको कभी भी जो है इमरजेंसी के टाइम पे आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कवर किए जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए? बैंक डिपॉजिट्स, आपको सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब मिलता है। इंश्योरेंस आपको मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। शेयर्स एंड इक्विटीज़, आप शेयर्स एंड इक्विटीज़ ले सकते हो किसी भी कंपनीज के अंदर। ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, आप बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को यूज़ कर सकते हो अपनी कंपाउंडिंग के लिए। और गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स भी आपको मिलती है, पीपीएफ हो गया, अदर टैक्स बेनिफिट्स हो गया, स्टेबल रिटर्न्स हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है। हेल्प, अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करता है। एक्सेसिव डेब्ट आपको नहीं रहती है। ठीक है, आपको डेब्ट लेनी ही नहीं पड़ती है। इनकरेजेस रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो। एंड बिल्ड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ, आने वाले 20 से 30 सालों में आपको जो है एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। ठीक है। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परचेजिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है और कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लेंगे तो मेडिकल कॉस्ट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज, घर पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपकी फैमिली में तो आपको बिल की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। क्वालिटी हेल्थ केयर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर आपको मिलती है। कुछ जो है कंपनीज जो हॉस्पिटल्स के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट करके रखती है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर बिना किसी टेंशन के, बिल की टेंशन के मिल जाता है। ठीक है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी, अब जो भी हॉस्पिटल्स इस कंपनी से लिंक्ड है वहाँ पर आपको पे ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आपने बस अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, वहाँ से फिर वो आपको कैश की प्रॉब्लम ही नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। प्रोटेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम यूजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड सेलिंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज। हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रिवेंट करता है अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को। जो है कभी कभी होता है ना कि इमरजेंसी आ गई, अब इंश्योरेंस भी नहीं ले रखा, तो जो 10 लाख ओवर द ईयर्स आपने बचा के रखे थे वो एकदम सारे खर्च हो गए, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको। कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है? टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये जो है पूरी ज़िंदगी का आपको कवर देता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इन द केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी द नॉमिनी रिसीव्स द सम, जो भी आपने पैसा ओवर द ईयर्स इकट्ठा किया है वो आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी क्या होता है? देखो, आपने हर जगह पे देखा होगा, कोई भी कार खरीदते हुए, इंश्योरेंस खरीदते हुए, बैंक के अंदर आपके ना एक नॉमिनी चाहिए होता है। नॉमिनी ये होता है कि इन केस आपको ओवर द टाइम कुछ भी हो जाए तो जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया है, जो भी आपका व्हीकल है, आपके जाने के बाद उस पर्सन के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। होल लाइफ इंश्योरेंस, ये जो है पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस आपको देता है और जो भी पैसा मिलता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी जो है इंश्योरेंस और सेविंग को कंबाइन करके पॉलिसी होल्डर को जो है एक अच्छा खासा सम मिल जाता है। ठीक है। मनी बैंक पॉलिसी, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स पीरियोडिक पेमेंट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अलोंग विद द लाइफ कवर, हेल्थ हेल्पिंग मीट एंड रेगुलर फाइनेंशियल नीड्स। Unit linked insurance plan, ULIP. ULIP combines insurance with investment in equity and debt funds, offering both risk cover and wealth creation. ULIP आपकी हेल्प करता है कि आपका रिस्क भी वो कवर कर देगा और आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होती रहेगी।
Pension and annuity plans. These policies provide regular income after retirement, ensuring financial independence in old age. ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन लिख लोगे. अब हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे आपके 3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई. यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, चीट नहीं करना है, आपने खुद से बताना है. ठीक है, आपको कोई भी एक पेंशन स्कीम बतानी है और उसको डिफाइन करना है कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, और एक ये तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर टैक्स बेनिफिट्स. टैक्स बेनिफिट्स क्या है 2020, 2024 और 2025 के टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे ना. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स नोट्स मिलने वाले हैं. डिस्कस बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेल बैंक्स. रिटेल बैंक्स और क्या क्या आपको सर्विसेज मिलती हैं और मेजर फैसिलिटीज़ क्या क्या है कमर्शियल बैंक्स की. ठीक है, तो बैंक जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, यहाँ से आपको कैपिटल मिलता है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप सेविंग्स भी कर सकते हो. तो बैंक जो है वो ओवरऑल सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर. आपको डिपॉजिट करने को मिलता है कौन सा? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है. सेविंग अकाउंट डेली लाइफ की यूजेस के लिए और इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है. करंट अकाउंट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि एक बिजनेस वाले ओनर्स के लिए एक दिन में क्या पूरे दिन ट्रांजैक्शन ही चलती रहती है, तो उसके लिए करंट अकाउंट होता है. फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी अकाउंट. एफडी अकाउंट के अंदर एक अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट मिल जाता है. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? ओवर द टाइम आपको कुछ मान लो कि 2 साल का आपने रिकरिंग डिपॉजिट का करा रखा है, तो 2 साल आप जो है लगातार पेमेंट्स करोगे और फिर जो है आपका उसको ओवर द टाइम कंपाउंडिंग होता रहेगा. लोन्स कैसे मिलते हैं? पर्सनल लोन मिलता है, शादी हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो होता है होम लोन, घर खरीदने के लिए लोन, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए, जो है व्हीकल खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लोन्स मिलते हैं. ठीक है, पेमेंट एंड रिटायरमेंट सर्विसेज. रिटायरमेंट सर्विसेज एनईएफटी, आरटीजीएस, आईपीएस ये सब आपको देते हैं. डिमांड ड्राफ्ट्स एंड चेक्स. चेक्स की मदद से आपको ये मिलता है. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी आपको दिया जाता है. एटीएम विड्रॉल आप कर सकते हो, ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हो, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हो. ठीक है, ई बैंकिंग सर्विसेज क्या हो गई? इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, यूपीआई डिजिटल वॉलेट्स हो गए. एजेंसी क्या होती है? एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज. कलेक्शन ऑफ चेक्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट आपको एक साथ मिल जाता है. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन बिल, टैक्स पेमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिसीट्स. ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट. म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वेल्थ क्रिएशन में. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लान्स, इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट्स. लॉकर एंड कस्टडियल सर्विसेज. आपको जो है बैंक प्रोवाइड करता है लॉकर्स, ताकि आपकी सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, आप जो है वहाँ पर अपना गोल्ड ले जाके रख सकते हो. आपको जो है एक सेफ ऑप्शन मिलता है. एडवाइजरी एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. आपको जो है बैंक जो है फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है कि आप कैसे सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, लोन्स और ऑफर्स को आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिजिटल वॉलेट्स और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हमने नोट्स लिखना है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अभी कुछ दिन पहले 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये डिफाइन करने को आया था. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आज आपके पास जो भी पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर. आज का 10 रुपये ज़्यादा वैल्यू रखता है कंपेयरिंग टू द 10 रुपये इन द फ्यूचर. आज से 10 साल बाद 10 रुपये की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डिजिटल वॉलेट, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि पैसा कलेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर से और फिर उसको इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के अंदर, अलग अलग जगह पर. शेयर्स में कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, मनी मार्केट में कर दिया. ठीक है, तो ये सब होता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? कॉन्सेप्ट दैट मनी अवेलेबल टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर. बता दिया मैंने आपको. ठीक है, तो इसकी वजह से आप जो है ओवर द टाइम इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो.
ठीक है। डिजिटल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल वॉलेट होता है कि आप जो है एक डिजिटल वॉलेट के अंदर, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, यहाँ पर आप अपना पैसा जमा करके रख सकते हो कि इन केस आपके पास इंटरनेट ना भी अवेलेबल हो तो यहाँ पर जाकर आप अपनी मनी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या हो गया? ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई भी इमरजेंसी हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका बिल पे करती है, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ दिन पहले 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, 3-4 दिन पहले, उसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से कर लोगे तो एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास आएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से भी पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।